India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट किया तलब। गिरफ्तारियों और कार्रवाई का मांगा लेखा जोखा। यूपी सरकार ने कहा एसआईटी और न्यायिक जांच बैठा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का एनजीटी पर बड़ा फैसला का एनजीटी संज्ञान लेकर कर सकता है कार्रवाई शुरू। एनजीटी को है सुनवाई करके उल्लंघन का पता लगाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए के बाद अब 2022 से भारतीय सैन्य कॉलेज में लड़कियों को प्रवेश परीक्षा देने की दी इजाजत। नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का दिया निर्देश। एडहॉक कर्मचारियों की वरिष्ठता की गणना के लिए नियमितीकरण से पहले की सेवाओं को नहीं गिना जा सकता। वरिष्ठता और अन्य लाभ के निर्धारण में एडहॉक सेवा को रखना होगा ध्यान। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के संबंध में शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में आरोपियों का ब्यौरा होना चाहिए और ये उल्लेख करना चाहिए कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी और न्यायिक जांच बैठा दी गई है। पीठ ने यूपी सरकार से कहा कि वो मृतक लवप्रीत सिंह की मां को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करें, जो मानसिक सदमे के कारण अस्वस्थ बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार से शुक्रवार तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाअधिवक्ता गरिमा प्रसाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं के बारे में जानकारी और प्राथमिकी की स्थिति के साथ साथ विवरण पर निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से पूछा गया कि उसने मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां की हैं, कितने आरोपी हैं। इन सब जानकारियों के साथ वो रिपोर्ट दाखिल करें। सुनवाई शुरू होने पर मामले में याचिका डालने वाले वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि लखीमपुर खीरी घटना में कई किसान मारे गए हैं। ये प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। अदालत इस मामले में उचित कार्रवाई करे। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट हमारे लेटर को गंभीरता से लेगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगी। ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है। आज जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो है अब तक जो 3 अक्टूबर का प्रकरण था किसानों का जो हत्या हुई उसके बारे में, चूँकि उन्होंने माना कि मर्डर जैसा इशू बड़ा गंभीर है, तो आज तक आपने क्या कार्रवाई की और किन किन दोषियों का नाम आपने शामिल किया, उसकी सारी स्टेटस रिपोर्ट और कौन कौन सी गिरफ्तारी है जो भी हो वो हमारे सामने कल पेश करिए। मेरा अपना मानना है कि ये चूँकि वहाँ पे निष्पक्ष जांच होने की उम्मीद कम नजर आई, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में आए और हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में सीबीआई की मदद से जाँच कराए। इस पर सीजेआई ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी का गठन किया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, हम रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। यूपी सरकार के बयानों पर सीजेआई ने कहा, लेकिन आरोप ये है कि आप जांच सही से नहीं कर रहे हैं। यूपी सरकार ने इस पर कहा कि हमने इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन भी किया है। मामले की सुनवाई रखी जाए, हम सारे जवाब देने की कोशिश करेंगे। गरिमा प्रसाद ने यूपी की तरफ से कहा, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच टीम बना दी है। इस पर सीजीआई ने कहा कि शुक्रवार को इस मामले में राज्य सरकार से बात कर निर्देश लेकर आएं और हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर
कितनी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उनकी तफसील और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कितनी एफआईआर, कितने गिरफ्तार, कितने आरोपी, सभी कुछ बताएं। सीजेआई ने वर्चुअल हियरिंग प्लेटफॉर्म पर अधिवक्ता अमृतपाल सिंह खालसा से प्राप्त संदेश को भी पढ़ा। संदेश में कहा गया है कि मृतक लवप्रीत सिंह की मां की हालत गंभीर है। अदालत ने निर्देश दिया उसे तुरंत नजदीकी चिकित्सा सुविधा में भर्ती कराएं और उसे सभी सुविधाएं दें। ब्यूरो रिपोर्ट। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जून 2022 से शुरू होने वाले सत्र के लिए 18 दिसंबर 2021 को आगामी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देकर राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज या फिर RIMC में लड़कियों को शामिल करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। केंद्र को इस संबंध में नए सिरे से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया गया। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सूचित किया। आगामी 18 दिसंबर 2021 की परीक्षा की तैयारी से पहले एक उन्नत चरण में इसलिए RIMC और राष्ट्रीय सैन्य स्कूल में लड़कियों को शामिल करने की अनुमति देने के लिए जून 2022 नहीं बल्कि जनवरी 2023 से शुरू होने वाले सत्र के लिए अदालत की अनुमति मांगी। बेंच ने इस तरह एक तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसकी बजाय ये माना कि जून 2022 सत्र के लिए लड़कियों को शामिल करने के लिए तैयारी के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त है। न्यायमूर्ति कौल ने ASG भाटी को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब कुछ प्रभावी ढंग से स्थगित कर रहे हैं। आप 1 साल के लिए क्यों स्थगित करना चाहते हैं? आपके पास 6 महीने होंगे। इस पर ASG भाटी ने आगे अदालत को बताया कि 30 अक्टूबर 2021 को परीक्षाओं के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। 18 दिसंबर 2021 से ASG भाटी ने सुविधा के संतुलन में लिए अनुरोध को स्वीकार करने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया कि आगे आग्रह किया कि परीक्षा प्रक्रिया आज एक उन्नत चरण में है, कठिनाइयां हैं। इस तरह के अनुरोध को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की, हम ये नहीं कह रहे कि कोई कठिनाई नहीं है, बस एक कदम और आगे बढ़े। कोर्ट ने गुरुवार को 22 सितंबर 2021 को अपने आदेश में अनुसार भारत संघ की ओर से दायर हलफनामे को भी रिकॉर्ड में लिया है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आज तक लड़कियों को अलाउ नहीं करते थे एग्ज़ाम देने के लिए। वो एग्ज़ाम देने के लिए कोर्ट ने ये कहा कि ये गर्ल्स को हम अलाउ कर रहे हैं आज से। उनको NDA की एग्ज़ाम अभी नवंबर में रखी है। NDA की उनको भी उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट कर दिए है। कल लास्ट डेट है NDA के लिए एप्लीकेशन भरने के लिए। 400 वैकेंसीज निकाले हैं गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए। और उन्होंने UPSC ने भी उसकी एडवर्टाइजमेंट अमेंड करके एप्लीकेशन इनवाइट किया है और NDA में भी इसी साल एग्ज़ाम देने के लिए नवंबर में अलाउ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT के पास NGT अधिनियम 2010 के तहत पत्र, याचिकाओं और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। जस्टिस AM खनविलकर, जस्टिस हरिकेश रॉय और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या NGT के पास स्वतः संज्ञान अधिकार क्षेत्र है। हालांकि केंद्र का कहना था कि कानून में कहीं भी NGT को स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार को नहीं दिया गया है। NGT को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि NGT के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर NGT संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर सकता है। 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। अदालत के अनुसार पत्रों, ज्ञापन और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही शुरू कर सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियां नहीं हैं। हालांकि वह पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाते हुए पत्र या संचार पर कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के एक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर यह तय करने के लिए सुनवाई कर रहा था कि क्या NGT किसी मामले पर खुद से संज्ञान ले सकता है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने केंद्र सरकार के इस पक्ष पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा था कि अगर कोई पत्र या हलफनामा NGT के पास आए तो भी क्या वह उस पर संज्ञान नहीं ले सकता। इस पर भाटी ने कहा था कि पत्र या हलफनामा मिलने के बाद मामले पर संज्ञान लेने और उस पर सुनवाई करना NGT के अधिकार हैं। इन पर सुनवाई कर उल्लंघन के कारणों का पता लगाना
और मामले में शामिल पार्टियों को नियमों का पालन करने के लिए उचित व्यवस्था देने का पूरा अधिकार रखता है। इस दौरान पीठ ने अमिश क्यूरी, आनंद ग्रोवर समेत अन्य वकीलों की दलीलें भी सुनी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से पेश भाटी ने पीठ को बताया था कि पर्यावरण नियमों के अनुपालन और इसकी निगरानी के उद्देश्य को लेकर एनजीटी का गठन हुआ था। प्रक्रियात्मक पहलू ट्रिब्यूनल की शक्तियां व अधिकारों को बाधित नहीं कर सकते, लेकिन कानूनों में कहीं भी स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार नहीं दिए गए हैं। हालांकि इसकी शक्तियां किसी सूरत में कम नहीं हैं। एनजीटी ने महाराष्ट्र में कूड़ा प्रबंधन के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर नगर पालिका के ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद कई याचिकाएं दाखिल कर सवाल उठाया गया है कि क्या एनजीटी स्वतः संज्ञान ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पर्यावरण और वन कानूनों का उल्लंघन केवल दो पक्षों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह आम जनता को भी प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि ये पहली बार है कि अवमाननाकर्ता सूरज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दहिया ने बिना शर्त माफी के लिए आवेदन दिया। कोर्ट ने गुरुवार को इस आवेदन पर विचार करने के लिए कुछ समय के लिए टाल दिया है। अदालत ने 28 सितंबर को दहिया को अदालत की अवमानना करने और न्यायाधीशों और अदालत के कर्मचारियों के खिलाफ अपमानजनक आरोपों के साथ साथ बार बार याचिका दायर करके अपनी न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की बेंच ने गुरुवार को दहिया से कहा कि पहली बार है जब आपने बिना शर्त माफी मांगी है। किसी को दोषी ठहराना हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। हम सजा की सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल देंगे। आइए हम देखें कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। मामले को जनवरी में सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि यहां तक दहिया के खिलाफ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का संबंध है, वो अपने स्वयं के मानदंडों के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं और पीठ के समक्ष विचाराधीन नहीं है। ये देखते हुए कि दहिया पर जनहित याचिका दायर करने के लिए लगाए गए 25 लाख रुपए के जुर्माने को जमा नहीं करने पर अदालत ने 28 सितंबर को भू राजस्व बकाया की वसूली के तरीके से उनकी संपत्ति से उक्त राशि की वसूली का निर्देश दिया। जस्टिस कौल और जस्टिस सुंदरेश की पीठ ने इससे पहले कहा कि अवमानना करने वाला ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे मैं कीचड़ फेंकूंगा, चाहे वो अदालत हो, प्रशासनिक कर्मचारी या फिर सरकार। इसलिए इस कीचड़ से आशंकित होकर वो पीछे हट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, एडहॉक कर्मचारियों की वरिष्ठता की गणना के लिए नियमितीकरण से पहले की सेवाओं को नहीं गिना जा सकता। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने मौजूदा मामले में कुछ नियमित कर्मचारियों की रिट याचिका को अनुचित देते हुए कहा कि एक बार सेवाओं में नियमित होने के बाद कर्मचारी अपनी नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से संबंधित होंगे। वरिष्ठता और अन्य लाभ के निर्धारण में एडहॉक सेवा को ध्यान में रखना होगा। डिवीजन बेंच ने लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस अवलोकन को बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जाएगा। इन फैसलों के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस बीच मलूक सिंह ने भी टिप्पणी को गुरमेल सिंह बनाम पंजाब राज्य में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इसके बाद वरिष्ठता के निर्धारण को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिकाओं का एक बेंच दायर किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मलूक सिंह में भी टिप्पणियों को खारिज कर दिया गया। एकल पीठ ने माना कि मलूक सिंह के मामले में निर्णय के पक्षकारों के बीच निर्णय को अंतिम बाध्यकारी माना जाएगा। दूसरी ओर जो व्यक्ति चयन की एक उचित प्रक्रिया द्वारा नियुक्त किए गए थे, मलूक सिंह के मामले में पहले की कार्रवाई के पक्षकार नहीं थे, वो निर्णय से बाध्य नहीं होंगे। खंडपीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया। अपील में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि डायरेक्टर रिक्रूट क्लास 2 इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य में संविधान बेंच ने माना था कि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एडहॉक सेवा की गणना नहीं की जा सकती यदि प्रारंभिक नियुक्ति स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में की गई, न कि नियमों के अनुसार। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, दीवार पर क्रॉस लटकाने या चर्च जाने का मतलब ये नहीं कि किसी ने उसे मूल विश्वास को पूरी तरह से त्याग दिया है जिसके लिए वो पैदा हुआ था, और अनुसूचित जाति समुदाय प्रमाण पत्र को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति एम
दुराईस्वामी की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता हिंदू पल्लन समुदाय से है। इसमें कोई विवाद नहीं था कि याचिकाकर्ता महिला का जन्म हिंदू माता पिता से हुआ था। हालांकि याचिकाकर्ता का एक ईसाई से विवाह और तथ्य ये है कि उनके बच्चों को पति के समुदाय से संबंधित के रूप में मान्यता दे दी गई थी, जिसके कारण याचिकाकर्ता के समुदाय प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया था। अधिकारियों ने प्रतिवाद किया कि उन्होंने याचिकाकर्ता की चिकित्सा क्लिनिक का दौरा किया था, जहां उन्हें दीवार पर एक क्रॉस लटका हुआ मिला। हालांकि कोर्ट इस बात से सहमत नहीं था कि निष्कर्ष निकालने का एक कारण हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने भी ईसाई धर्म को अपनाया था। बेंच ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता अपने ईसाई पति और बच्चों के साथ चर्च गई हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसने अपने मूल विश्वास को पूरी तरह से त्याग दिया हो। कोर्ट ने तर्क दिया कि ऐसे अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से दीवार पर और ऐसे क्रॉस के आधार पर एक क्रॉस लटका हुआ पाया। अधिकारियों ने अनुमान लगा लिया कि याचिकाकर्ता ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था और इस प्रकार हिंदू पल्लन समुदाय प्रमाण पत्र को बनाए रखने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हलफनामे में ऐसा कोई सुझाव नहीं है याचिकाकर्ता ने अपना धर्म त्याग दिया या याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म को अपना लिया हो। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम राज्य को दारंग जिले में हाल ही में किए गए निष्कासन पर एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस हिंसा के परिणाम स्वरूप एक भीषण वीडियो समेत हिंसक झड़पें हुई जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र सकिया की खंडपीठ ने झड़पों को एक खेदजनक स्थिति और बड़ी त्रासदी करार दिया। पीठ ने टिप्पणी की, ये एक बड़ी त्रासदी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। न केवल इसमें बल्कि एक या दो अन्य घटनाओं में कार्रवाई हो। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, खून जमीन पर गिरा दिखा दिया। पीठ ने यह भी पूछा कि क्या राज्य का मानना है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति असम में लागू नहीं है और उसे 3 सप्ताह के भीतर मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 23 सितंबर को दरंग जिले के सिपाझार में गांव में बेदखली अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और रहने वालों के बीच झड़पों में पुलिस की गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत और 20 घायल होने के बाद मामले को अदालत के सामने लाया गया। बाद में 2 मृतक व्यक्तियों की पहचान एक 12 वर्षीय लड़के के रूप में हुई, जिसे एक स्थानीय डाकघर से वापस जाते समय गोली मार दी गई और एक 23 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जिसका मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसकी पहचान मोइनुल हक के रूप में हुई। वो अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी हत्या को एक अतिरिक्त न्यायिक मुठभेड़ हत्या माना गया। इसमें अधिवक्ता बिलाल इकराम, तहला अब्दुल रहमान, नताशा महेश्वरी के माध्यम से मामले पर जनहित याचिका दायर की गई। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.